हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। जी हाँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। यह जो चैप्टर है आपका, यह नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, अध्याय नंबर 5 है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसके हिसाब से क्या है, 6 है। लेकिन मैटर क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है ना। तो और इस चैप्टर पे यह होने वाला हमारा 13वां वीडियो लेक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। ओके। तो चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज का। तो हमारा पहला टॉपिक होगा परिवहन तंत्र। ठीक है ना, यानी कि परिवहन तंत्र क्या होता है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। और फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे बंद परिसंचरण तंत्र क्या है। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई साहब, अगला हमारा टॉपिक होगा रुधिर। ठीक है ना, यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, रुधिर क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे क्या, रुधिर के घटक। और लास्ट टॉपिक होगा रुधिर के कार्य, यानी कि इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक होगा आपका क्या होगा, रुधिर के कार्य होगा। ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए घबराएंगे ना आप लोग नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परिवहन, यानी परिवहन होता क्या है भाई साहब। परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र भी इसे बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यह जंतुओं के शरीर में विकसित एवं विस्तृत तंत्र होता है। इसका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थों का निरंतर रासायनिक आदान प्रदान करना होता है। ठीक है ना। लेकिन परिवहन तंत्र क्या होता है, जो जंतु होते हैं इनके शरीर में क्या है, एक तंत्र पाया जाता है। जैसे इसका कार्य क्या होता है, पहला देखिएगा उदाहरण। आहार नाल में पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। परिवहन तंत्र का काम क्या होगा, जो आहार नाल में भोजन पचा उसे क्या है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। और दूसरा क्या, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ठीक है। और ऑक्सीजन जो पहुंचाने का काम होता है यह किसके द्वारा होता है, परिवहन तंत्र के द्वारा ही होता है। और तीसरा क्या होता है काम इसका, उपापचय क्रिया के बाद बने उत्सर्जी पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि को कोशिका से बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना, यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में बन रहे हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सबों को कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करवाता है, परिसंचरण तंत्र ही करवाता है या परिवहन तंत्र ही करवाता है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं भाई साहब, जंतुओं में कितने प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस प्रकार का। तो जंतुओं में निम्न 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, वे दोनों क्या है उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला आपका होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा हमारा क्या होता है भाई साहब, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे बारी बारी से। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में क्या दिया गया है, इसे भी जान लेते हैं। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में ऊतकों की कोशिकाएं सदैव रुधिर जैसे परिवहन पदार्थ के सीधे संपर्क में रहती हैं। ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, जो कोशिकाएं होंगी सीधे किसके, जो परिवहनी पदार्थ होगा यानी जैसे रुधिर होगा उसके सीधे संपर्क में रहेंगी। और ये किनमें पाया जाता है, अधिकांश आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मतलब क्या, कीटों में पाया जाएगा और सिफेलोपोड्स में पाया जाता है। ठीक है ना। अगली कक्षा में पढ़ेंगे इनके बारे में, आर्थ्रोपोड और सिफेलोपोड्स के बारे में। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यह क्या होगा, देखिएगा नाम से स्पष्ट है। इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर सदैव निश्चित वाहिनियों में बहता है तथा शरीर, 2 बार शरीर हो गया, के ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है ना। यानी कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, जो आपका रुधिर होगा किसमें बहेगा, एक निश्चित वाहिनियों में। जैसे हम लोग देखिए क्या नसों में बहता है ना। ठीक है, यानी कि एक निश्चित वाहिनियों में बहेगा और ऊतकों के सीधे संपर्क में नहीं आता है। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे एनिलिडा, जैसे केंचुआ, एनिलिडा में कौन आता है, केंचुआ। आर्थ्रोपोडा में जैसे आपके क्या आते हैं, खरगोश, मनुष्य आदि। इनों में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और खुला किस में पाया जाएगा, आर्थ्रोपोड यानी कीट वगैरह में क्या पाया जाता है, आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अब देख लेते हैं मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मनुष्यों के रुधिर में परिसंचरण के अंतर्गत रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियां आती हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका परिसंचरण तंत्र है मनुष्य का, यह किन से मिलकर बना होता है, रुधिर से, हृदय से और रुधिर वाहिनियों से मिलकर बना होता है। परिवहन तंत्र द्वारा पूरे शरीर में पोषक पदार्थों, लवणों, ऑक्सीजन, हार्मोन व अवांछित पदार्थों का परिवहन होता है। जो परिसंचरण तंत्र है इससे क्या होगा, पोषक पदार्थों, लवणों, ऑक्सीजन और हार्मोन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी कि परिवहन होता है विभिन्न शरीर में। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में, इस वीडियो लेक्चर में पूरा बात करेंगे हम लोग अब रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है भाई साहब, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है
रुधिर क्या होता है, एक तरल होता है और संयोजी ऊतक आप लोग जानते ही होंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, आपने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा होगा। यह स्वाद में नमकीन तथा हल्का क्षारीय, यानी कि इसका जो पीएच मान होता है यहाँ पर लिख दिया गया है, प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय प्रवृत्ति का होता है आपका रुधिर, तभी तो नमकीन लगता है आपको, ठीक है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है, यानी कि जो मानव के शरीर में रुधिर होगा कितना होगा, आपके भार का 7 से 8% होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 30 वेट है तो आप 30 का 8% या 7% कर देंगे तो उतना ही ब्लड आप में क्या होता है, रहता है, ठीक है ना, उतना रहना भी चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें कितना होगा, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, स्त्रियों में कुछ क्या होता है, कम होता है ब्लड, ठीक है ना, पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग आगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है भाई साहब, हमारा अगला टॉपिक है रुधिर के घटक, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके बारे में लोग पढ़ेंगे, यानी कि रुधिर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किन चीज़ों से मिलकर क्या होता है आपका रुधिर बना होता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले आप क्या करिएगा, इस चार्ट को अच्छे से बना लीजिएगा। जैसे इसमें बनाया गया होगा क्या, रुधिर के 2 घटक हैं, क्या प्लाज्मा और क्या रुधिराणु होता है। फिर उसे हमने क्या किया है, और भागों में बांट दिया है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं भी क्या होती है, कणिकामय और अकणिकामय होती हैं। फिर कणिकामय के भी क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। तो इसे क्या कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो सबसे पहला भाग हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं प्लाज्मा में क्या दिया गया है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% जल तथा 10% जटिल कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि जो आपका जितना भी रुधिर है उसका 55% भाग क्या होगा, आपका ही रुधिर प्लाज्मा होता है, और उसका भी 90% क्या होता है, जल होता है, और सिर्फ 10% भाग क्या होता है, जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ये बात को क्या करिएगा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, और क्या है इसके बारे में उसको भी जान लेते हैं। इसे रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं, क्योंकि इनमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, ठीक है ना। एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका रुधिर प्लाज्मा होता है या प्लाज्मा होता है, इसे क्या करते हैं, रुधिर का निर्जीव भाग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है, यानी कि इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन आदि प्रोटीन होते हैं। यानी कि देखिए ये क्या है, प्रोटीन है जो किसमें पाए जाएंगे, आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और क्या, हिपैरिन आदि प्रोटीन क्या होते हैं, आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है उसे भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके कार्य के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में रुधिर का स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग रोकता है, तथा इसके विपरीत प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजेन चोट लगने पर रुधिर के स्कंदन में सहायता करते हैं। यानी कि देखिए जो हिपैरिन प्रोटीन होता है ना, यह क्या कहेगा, रुधिर वाहिनियों यानी कि जो रुधिर की नलियां हैं आपके शरीर में, रुधिर वाहिनियां हैं, उसके अंदर क्या होगा, रुधिर को रोकने से जमने से रोकेगा, ठीक है। उसे जमने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन आपके फाइब्रोनोजेन और क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, यह चोट जब लगती है तो क्या करती है, रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं, ठीक है। ये बात क्या करिएगा आप लोग ध्यान में रखिएगा। हेपैरिन क्या करता है भाई साहब, हेपैरिन हमारी नसों में क्या करेगा, रुधिर स्कंदन को रोकेगा। लेकिन इसके विपरीत जो आपके क्या होंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होते हैं, जब चोट लगेगी तो क्या करेंगे, रुधिर का थक्का बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। कौन सा था आपका, रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु, ब्लड कैप्सल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। यह रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। मानव में रुधिराणु निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए 55% था, यह कितना है, 45% भाग क्या करेगा, बनाएगा। और यह भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन से, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और क्या, रुधिर प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कैप्सल्स, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कैप्सल्स, और शॉर्ट में आपने सुना होगा आरबीसीज कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसी बात को क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। मानव रुधिर में इनकी मात्रा सबसे अधिक लगभग 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है, ठीक है। यानी कि इनकी संख्या कितनी होगी, लगभग में कितनी होती है, 45 से 55 लाख, ठीक है ना, प्रति मिलीमीटर घन होती है, ठीक है। और यह क्या होगा, यह लाल रंग की केंद्रक रहित तथा उभयावतल
कोशिकाएं होती हैं। यह कैसी होती है? लाल रंग की होंगी और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उभयावतल होती हैं। ठीक है, उभयावतल मतलब जैसे आपका उभयावतल लेंस नहीं होता, वैसी होती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी होती हैं। इनका लाल रंग इनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो ये लाल रंग की दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं लाल रुधिर कणिकाएं? क्योंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के परिवहन का काम करती हैं। जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होंगी, इनका काम क्या होगा? यह ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है ना, यह ऑक्सीजन को क्या करेंगी? शरीर के सभी भागों में पहुंचाएंगी। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। ठीक है ना, जो इनका जीवन काल कितने दिन का होगा? 120 दिन का होता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में? श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है ना, वाइट ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं और इसे शॉर्ट में बोलते हैं WBC। तो चलिए भाई साहब देखते हैं क्या इसमें दिया गया है। यह लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी परंतु संख्या में क्या होती हैं? कम होती हैं। कितनी? 500 से 9500 प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। ठीक है ना, और क्या भाई साहब? यह केंद्रक युक्त अमीबाब तथा रंगहीन कणिकाएं होती हैं। जो आपकी क्या होंगी? श्वेत रुधिर कणिकाएं होंगी, कैसी होंगी? केंद्रक युक्त होंगी, यानी कि इनमें क्या होगा? केंद्रक पाई जाएगी। अमीबाब मतलब इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा की तरह होती है। जैसे अमीबा अपना आकार बदलता रहता है ना, वैसे ही। ठीक, और कैसे होंगी? रंगहीन होंगी। इनका जीवन काल 1 से 2 दिन तक का ही होता है। जो इनका जीवन काल होगा बहुत ही कम होता है, 1 से 2 दिन। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग तरीके से लिखा गया है, तो इस पर आप लोग परेशान नहीं होंगे। श्वेत रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके श्वेत रुधिराणु होते हैं, ये भी क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा पीछे। ठीक है ना, पहला क्या होगा भाई साहब? कणिकामय, और दूसरा क्या? अकणिकामय। तो बारी बारी से इनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था? सबसे पहले हमारा था कणिकामय। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिराणु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया गया है। इनका कोशिका द्रव्य कणिकामय तथा केंद्रक पाली युक्त होता है। ये असममित आकार के होती हैं। ठीक है ना, इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपके क्या होंगे? कणिकामय श्वेत रुधिराणु होंगे, इनमें क्या होगा? जो इनका कोशिका द्रव्य होगा कैसा होगा? कणिका में होगा। और जो केंद्रक होगा क्या होगा? पालियों युक्त होगा, यानी कि पालियों में क्या होगा? बटा होगा, कई भागों में क्या होगा? बटा होगा। ठीक है, और इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? एसिडोफिल्स या इस्नोफिल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है बैसोफिल्स, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हम भी क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ही इनके बारे में जानकारी ले ही लेते हैं भाई साहब, ले ही लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला था क्या? एसिडोफिल्स या इस्नोफिल्स इसे बोला जाता है। इसके बारे में क्या है? एक कुल श्वेत रुधिराणु की लगभग 2 से 4% होती हैं। जो आपके इस्नोफिल्स होंगे, इस टोटल जितना श्वेत रुधिराणु आपका है, ठीक है ना, उसका कितना भाग बनाते हैं? लगभग 2 से 4% ही होते हैं। रोगों के संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है ना, जब आपके क्या होगा? रोगों का संक्रमण होगा, मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम बुखार होगा, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि जब किसी रोग का क्या होगा? आपके ऊपर संक्रमण होगा, तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी? इस्नोफिल्स की। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने तथा एलर्जी एवं अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या? जब शरीर को क्या करते हैं? प्रतिरक्षा देते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करवाते हैं एलर्जी और अति संवेदनशीलता में। ठीक है ना, इस बात को भी क्या करिएगा आप लोग? ध्यान रखिएगा। इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित होता रहता है। सॉरी यार, मैं भी क्या बोलूं। इनका केंद्रक 2 पालियों में विभाजित रहता है। ठीक है, जो इनका केंद्रक होगा क्या होगा? 2 पालियों में क्या होगा? बटा होगा, यानी कि 2 भागों में क्या होगा? बटा होगा। दूसरा हमारा क्या था? बैसोफिल्स था। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब। बैसोफिल्स में क्या है? एक कुल श्वेत रुधिराणु की कितना? 0.5 to 2%। ठीक है ना, यानी कि 0.5 से 2% होते हैं। यानी कि जितना भी आपका श्वेत रुधिराणु है, उसका सिर्फ क्या? 0.5 से लेकर 2% क्या होते हैं? बैसोफिल्स होते हैं। ये हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावण करते हैं। यह क्या करते हैं? बैसोफिल्स यह हिपैरिन बनाता है, हिस्टामिन बनाता है, सेरोटोनिन बनाता है। इन पदार्थों क्या करेगा? श्रावण करेगा। और आप लोग जानते हैं हिपैरिन क्या है? बहुत ही जरूरी है। क्या कर रहा था? नसों में रुधिर को बहने से सॉरी जमने से क्या करता था? रोकता था। बहने से नहीं, जमने से रोकता था। ठीक है ना, क्लॉटिंग करने से।
इनका केंद्रक 2 से 3 पालियों में विभाजित रहता है। ठीक है, इनका केंद्रक क्या होगा, 2 से 3 पालियों में विभाजित होता है। किसका, बैसोफिल्स का। ठीक है ना, बैसोफिल्स। मेरा प्रोनाउंसिएशन यार थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है क्या। ठीक है ना, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा देख लेते हैं भाई साहब। तीसरा आपका क्या था, न्यूट्रोफिल्स था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स के बारे में। ठीक है, तो क्या है भाई साहब इसके बारे में, ये श्वेत हृदयाणु की 60 से 70% भाग बनाती है। सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, इसको भी ध्यान दे देना। ठीक है ना, जितना भी श्वेत हृदयाणु पाया जाएगा उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स ही होता है। कितना होता है, 60 to 70%। ठीक है ना, ये भक्षाणु यानी कि फैगोसाइटोसिस क्रिया में सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, जो आपके शरीर में रोग कारक है, बैक्टीरिया है, उनको क्या कर जाता है, ये खा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका करते हैं भक्षाणु बोलते हैं। ये आगे क्या दिया है भाई साहब, आगे ऐसे लिखा गया इसके बारे में, इनका केंद्रक 3 से 5 पालियों में विभाजित रहता है। यानी कि जो इनका केंद्रक होगा यह 3 से 5 पालियों में क्या रहेगा, बटा रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स के बारे में ये बातें आपके करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं सबसे ज़्यादा होंगे, 60 से 70% भाग में होंगे, और क्या करेंगे, भक्षाणु क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनमें कौन सा नेचर पाया जाता है, फैगोसाइटोसिस नेचर पाया जाता है। यानी कि यह क्या कर देंगे, खा जाएंगे किसको, रोग कारक को। तो हमारा दूसरा था श्वेत रुधिर कणिकाओं में क्या, अकणिकामय या कणिका रहित श्वेत रुधिराणु। ठीक है ना, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में क्या दिया गया है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका केंद्रक गोल होता है तथा पिंडों में विभाजित नहीं रहता है। ठीक है ना, नाम से ही क्या है, अकणिकामय, यानी कि इसमें क्या होगी, कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। तो इनकी कोशिका द्रव्य में क्या होगी, कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी, और इनका केंद्रक कैसा होगा, गोल होगा, और पिंडों में विभाजित नहीं होगा, यानी कि खंडों में विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना, इस बात को भी क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं भाई साहब, इसको भी देख लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो आपके अकणिकामय होते हैं श्वेत रुधिराणु भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं, उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, पहला क्या है, लिम्फोसाइट्स है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे लिम्फोसाइट्स होता क्या है, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में, इनका आकार सबसे छोटा होता है। एक कुल श्वेत रुधिराणु का 20 से 30% होता है। ठीक है ना, इनका आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा, लेकिन यह श्वेत रुधिराणु का कितना भाग होगा, 20 से 30% भाग होता है। ठीक है ना, 60 से 70 कौन था, न्यूट्रोफिल्स था, फिर उसके बाद कौन सा आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, याद रखिएगा। इनका कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करना तथा शरीर की सुरक्षा करना होता है। ठीक है ना, देखिए प्रतिरक्षी का निर्माण यानी कि एंटी बॉडी आपके शरीर में कौन बनाता है, प्रतिरक्षी कौन बनाएगा, यही लिम्फोसाइट बनाने का काम करेगा। ठीक है ना, और आपके शरीर को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, किसके प्रति, बैक्टीरिया वगैरह के प्रति। ठीक है ना, जो बैक्टीरिया आपके शरीर में जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है भाई साहब हमारा अकणिकामय में, मोनोसाइट्स। ठीक है, कौन होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं। एक कुल श्वेत रुधिराणु की 2 से 10% भाग होती हैं। यह जो आपका मोनोसाइट्स है, एक टोटल जो आपके रुधिराणु कौन से श्वेत रुधिराणु, उसका कितना भाग पाएगा, 2 से 10% भाग ही बनाता है। ये ऊतक द्रव्य में जाकर बृहद भक्षाणु मैक्रोफेजेस में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका कार्य भक्षाणु क्रिया द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करना होता है। ठीक है ना, देखिए मोनोसाइट भी क्या करेंगी, यह भी जीवाणुओं का यानी बैक्टीरिया क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, जो आपका न्यूट्रोफिल्स था वो क्या था, भक्षाणु था, लेकिन यह क्या है, बृहद भक्षाणु है। ठीक है ना, यह मैक्रोफेजेस है। बात समझ आई कि नहीं आई, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे के बारे में, कौन सा था, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा कि उनका क्या हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया है। तो भाई साहब प्लेटलेट्स होता क्या है, तो रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई साहब, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है ना, ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाता है। ठीक है ना, जो आपका रुधिर प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है किसमें से पाया जाएगा, स्तनधारियों, यानी कि जो लोग अपने बच्चों क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, उनके ही रुधिर में क्या होगा, पाया जाएगा। मनुष्यों में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। जो मनुष्य होंगे यानी कि हम लोगों में क्या होगा, इसकी संख्या कितनी होगी, 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है,
ये केंद्रक रहित, गोल या अंडाकार होती हैं। ये कैसे होंगी? केंद्रक रहित रहेंगी और इनमें क्या रहेगा? गोल होंगी और कैसे होंगी? अंडाकार होंगी। ये चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में मदद करती हैं। आपको अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो ये भी क्या करते हैं? रुधिर प्लेटलेट से क्या करते हैं? थक्का जमाने की क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए चलते हम लोग आगे। आगे क्या है भाई साहब? देखिएगा, जितने भी प्रकार के आपने रुधिर के घटक पढ़े, यह सभी का यहाँ पर क्या है? फिगर है, यहाँ पर बना दिया कैसा दिखता है कौन सा। ठीक है ना? देखिए, इससे पहले क्या है? न्यूट्रोफिल्स ऐसा दिखता है, स्नोफिल्स ऐसा दिखता है, लाल रुधिर कणिकाएं आपकी ऐसी होती हैं। ठीक है, उभयअवतल देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से। फिर आपकी जो रक्त प्लेटलेट्स हैं ऐसे दिखते हैं। ये लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया और क्या? बैसोफिल्स। ठीक है ना? ये ऐसे ही क्या होते हैं? दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए अब लोग हम पढ़ लेते हैं, हम सब पढ़ लेते हैं क्या? रुधिर के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर का कार्य होता क्या है भाई साहब, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। आंत से अवशोषित पोषक पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है। जो आपका रुधिर होता है क्या करता है? जो आंत में आपका क्या हुआ? पोषक पदार्थ पचे हुए हैं, पचा हुआ भोजन है, जो पोषक पदार्थ है उसे सभी ऊतकों तक क्या करेगा? पहुंचाएगा। शरीर ऊतकों में, यार मैं थोड़ा गलत बोल दिया, शरीर ऊतकों में उपापचयी क्रियाओं से बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया को रुधिर व उत्सर्जी अंग तक पहुंचाता है। ठीक है ना? यानी कि शरीर में जो उपापचय क्रिया हो रही है और उसमें क्या बनते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में कौन आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, यूरिया हो गया। इनको क्या? रुधिर तक और उत्सर्जी अंगों तक क्या करता है? उसे पहुंचाता है। रुधिर हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ठीक है ना, लवण, एंजाइम आदि को भी शरीर के सभी भागों तक लेकर जाता है। ठीक है ना? रुधिर क्या करता है? जैसे हार्मोन हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, लवण हो गया, एंजाइम हो गया, इन सब को क्या करेगा? शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि यह परिवहन तंत्र का क्या है? एक भाग है। रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो आपके क्या हो, रुधिर में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे से हम लोग देख लेंगे कि रुधिर शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। देखिए, रुधिर का एक और महत्वपूर्ण काम क्या है? शरीर के सभी भागों का ताप क्या करता है? एक समान बनाए रखता है। ठीक है ना? चोट लगने पर रुधिर में थक्का बनाने और घाव भरने की क्षमता होती है। देखिए, जो रुधिर होता है उसमें क्या होगा? आपका अगर कहीं पर चोट लग जाती है, क्या करता है? थक्का भी बनाता है और क्या? घाव भरने की भी इसमें क्या होती है? क्षमता पाई जाती है। किसमें? रुधिर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रुधिर में श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करके या उन्हें निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना? देखिएगा, आपके शरीर में क्या होती हैं? WBC पाई जाती है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करेंगी? जो रोगाणु होंगे, यानी जो बैक्टीरिया आपके शरीर में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनको क्या करती है? निष्क्रिय बना देंगी या तो उन्हें नष्ट कर देंगी। नष्ट यानी भक्षाणु का पाया जाता है उनमें क्रिया। ठीक है ना? तो जिससे क्या होगा? आपको संक्रामक बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है ना? उसके प्रति क्या होगा? आपके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र भी डेवलप करने का काम करेंगी, बनाने का काम करेंगी। तो यह थे कुछ रुधिर के महत्वपूर्ण कार्य, जिसे आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्द ही। ठीक है, कोशिश पूरी यही रहेगी।